यस, गुड इवनिंग ज्ञानेश्वर। एक बार दोबारा बोलना पड़ेगा बच्चे, आवाज आपकी बहुत क्लियर नहीं है। एक बार दोबारा ट्राई करूँ। गुड इवनिंग पूजा, हर्षाली, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग मैम। अच्छे हो गुड मैम? इवनिंग। गुड वेरी इवनिंग गुड, मैम। वेरी गुड। हर्षाली, आपने पहले के लेक्चर्स ज्वाइन करे हैं या आज आप पहली क्लास अटेंड कर रहे हो? मैं आज पहली क्लास अटेंड कर रही हूँ। अच्छा, तो आपने पुराना पढ़ने की कोशिश करी है थोड़ा थोड़ा हर्षाली? और यस मैम, अभी से स्टार्ट किया है। अच्छा, वेरी गुड। कहाँ से हो हर्षाली आप? मैं 40 गांव से हूँ। अच्छा, वेरी गुड। चलिए, एक बार बाकी बच्चों को बोलते हैं थोड़ा जल्दी से ज्वाइन करेंगे, क्लास स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आज की क्लास में पिछली बार याद है क्या किया था? पूजा, ध्यानेश्वर, याद है लास्ट क्लास में कौन सा कंसेप्ट किया था? मोल यस मैम। कंसेप्ट याद है? मोल के बारे में पढ़ा था। यस। हाँ, तो आज मोल से एक रिलेटेड एक गेम खेलेंगे पहले, उसके बाद आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैं 2 मिनट वेट करती हूँ ताकि सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। शायद आपकी क्लास के बाद उन्हें ज्वाइन करने में 2 मिनट लगेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है? ओके बच्चे, इतने बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं, इतने मैं स्क्रीन शेयर करके एक गेम दिखाती हूँ। ठीक है? और आज हम एक काम करेंगे, वो गेम खेलेंगे। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट दो, स्क्रीन शेयर। देखो, स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? यस मैम। ओके, तो बच्चे बताना है, व्हाट डज वन मोल रिप्रेजेंट? वन मोल क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए 12 पार्टिकल्स, ऑप्शन बी 6.022 into 10 raised to the power 20 particles, और 6.022 into 10 raised to the power 23 particles. Every get true number. बोलो ऑप्शन ए, बी और सी। हर्षाली, पूजा, ध्यानेश्वर, प्लीज आंसर। जो भी आपको लग रहा है बेटा वो आंसर करो। पूजा का भी शायद लॉग ऑफ हो गया है। ध्यानेश्वर, हर्षाली, आपको पता है ये आंसर? मैम ए का मोल 6.022 into मैम आई थिंक 12 पार्टिकल्स। ए, बी या सी, ऐसे बताओ। ध्यानेश्वर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आंसर, ए, बी और सी। अच्छा, हर्षाली आप कह रहे हो ए। ओके, ध्यानेश्वर आप क्या कह रहे हो, ए, बी और सी? ए। नहीं बेटा, 12 पार्टिकल का मतलब तो 1 डजन होता है। 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है 6.022 into 10 raised to the power 23। ज्ञानेश्वर, क्या आप लास्ट क्लास में आए थे? प्रेजेंट थे आप लास्ट क्लास में? यस मैम। तो बेटा आपने नोट्स बढ़ाए होंगे ना। ये देखो, हम लोगों ने क्या बात करी थी, यहाँ से देखो। जैसे 1 डजन का मतलब होता है ना 12 चीजें, या अगर जैसे 24 सेब का मतलब हो गया 2 डजन एप्पल। ऐसे ही बच्चा, जैसे एटम जो होता है वो बहुत बड़ा नंबर होता है,
तो एक मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 पेंसिल्स इकट्ठी हो जाए, देख रहे हो ना कितना बड़ा नंबर है ये। 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 को अगर खोल के लिखूं तो वो इतना बड़ा नंबर है। तो अगर मेरे पास इतनी सारी पेंसिल्स इकट्ठी हो जाएं तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास 1 मोल पेंसिल्स है। अगर इतने सारे ऑक्सीजन एटम्स इकट्ठे हो जाएं तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। क्या ये क्लियर हो रहा है? हाँ, तो ऐसे बच्चे अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास 2 मोल हाइड्रोजन एटम है, तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब कितना हुआ कि मेरे पास कितने हाइड्रोजन एटम हो गए? 1 मोल का मतलब 6.022, तो 2 मोल का मतलब 12.044 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। क्या ये क्लियर हो रहा है आपको? Yes, ma'am. पूजा आपको क्लियर है ये? Yes, ma'am. हाँ, वेरी गुड बेटा। उसके बाद हमने बात करी थी ना कि अगर मानो मेरे पास 5 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स है तो कैसे निकालेंगे? 5 मोल का मतलब कितना हुआ? तो 5 इंटू में 6.022 करके निकाल लेंगे। तो मतलब कितना हो गया मेरे पास? 30.11 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। बेसिकली हमने कैसे निकाला? मल्टीप्लाई करके निकाला। क्या ये बात सभी को क्लियर हो रही है? Yes, ma'am. अच्छा चलो, फिर रिवीजन करने के लिए अभी ये बताओ कि अगर मैं लिखती हूँ कि मेरे पास 3 moles of NH3 फॉर्मूला होता है अमोनिया का। 3 moles ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स, तो मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया के? नहीं बेटा, 3 मोल्स है। तो 3 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे ध्यानेश्वर, ये बताना है। बताइए। Ma'am, three multiplied by 6.022. वेरी गुड। इनटू में 10 रेज टू द पावर 23 है ना बेटा। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 23 भी आएगा ना हर्षाली? तो अब हम Yes, ma'am. मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18.066 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ध्यानेश्वर 9 कैसे आया बेटा आपका, एक बार आप मुझे समझाओ। ध्यानेश्वर 9 क्यों आया बेटा आपका? ध्यानेश्वर आप समझ में आया ये आंसर कैसे आया है? हाँ गुड। तो बेटा ये हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने करा था कि नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है। अभी मैं सिर्फ पीछे वाली क्लास रिवाइज करा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ से हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा था, फिर हमने निकाला था। फिर बेटा जैसे मान लो कि हमने नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक फॉर्मूला निकाला कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। तो किसी भी चीज के अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसका गिवन मास। गिवन मास मतलब कितना मास गिवन है, और उसको डिवाइड कर सकती हूँ मोलर मास से। बेटा देखिए ये बहुत जरूरी है कि अब आप क्लास 11th में आ गए हैं। 10वीं तक पढ़ने में और 11वीं में पढ़ने में थोड़ा फर्क होता है। अगर हम पीछे का कंसेप्ट रिवाइज नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं, और उसके बाद फिर हमें अगली क्लास में समझने में दिक्कत होती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप आए तो पिछली क्लास का रिवाइज करके जरूर आए। और रिवाइज करने के लिए जो भी स्क्रीन पर चल रहा है उसे अपनी नोटबुक्स में लिखिए जरूर,
जब हम अपने हाथ से लिखते हैं ना तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं और ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपने ये फॉर्मूला लिख रखा हो। क्या आप लोगों ने ये फॉर्मूला लिखा हुआ है अपनी नोटबुक में? पूजा, ध्यानेश्वर? यस मैम। हाँ, हर्षाली ने आज की क्लास पहली बार अटेंड करी है, तो हर्षाली आप भी ये फॉर्मूला लिखो बेटा। नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी चीज के मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास मतलब जो मास हमें दिया हुआ है, और मोलर मास मतलब मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस। मोलर मास बेटा कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने आपको समझाया था कि ये कुछ एलिमेंट के मासेस हम अपने पास लिख कर रख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32। तो ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके मास आपके पास लिखे होने चाहिए, जिनकी हेल्प से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाल सकते हो। जैसे H2O का निकालना था हमें, तो H2O में हमने करा था ना कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2। 1 हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हुआ? 2। और 1 ऑक्सीजन का कितना हुआ? 16। तो वाटर का टोटल कितना हो गया था? 18 ग्राम। ऐसे अमोनिया का मोलर मास निकाल सकते हैं, मीथेन का मोलर मास निकाल सकते हैं। समझ में आया कि किसी भी चीज का मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं? यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो अभी चलिए देखिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो इस स्क्रीन में आप मेरे को ऐसे बताइएगा। चलो, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। अब एक बार इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल के बताओ। CH3COOH, CH3COOH, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा ये बताना है। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। अब बताओ इस टोटल का मोलर मास कितना होगा? करो कैलकुलेट और बताओ। 21। कितना? चैट बॉक्स में लिख दो आप। ट्वेंटी वन। अच्छा ठीक है, बाकी पूजा, हर्षाली आप लोग बताओ, आप लोगों का कितना आया? हर्षाली का 16 आया है, ठीक है। बेटा देखो, मोलर मास कैसे निकालते हैं ये समझो। जैसे मुझे CH3COOH का मोलर मास निकालना है, ध्यान से समझो एक बार दोबारा। CH3COOH, ये C मतलब कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। बेटा किसी भी चीज का टोटल मास निकालने के लिए क्या करते हैं? सबके मास को प्लस कर देते हैं ना। मानो एक डब्बा है, इस डब्बे में मान लो एप्पल है, मैंगो है और ऑरेंज है। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि 1 किलो एप्पल्स है, 3 किलो मैंगो है और 4 किलो ऑरेंज है। तो इसका टोटल वेट कितना होगा? कैसे निकालोगे? कितना होगा इसका टोटल वेट ये बताओ। इस बक्से का टोटल वेट कितना होगा बेटा? अगर इसमें 4 किलो ऑरेंज है, इस थैली में, थैली है ये, इस थैली में 4 किलो ऑरेंज है, 1 किलो एप्पल है और 3 किलो मैंगो है, तो टोटल वेट कितना होगा इसका? 8 किलो। कितना होगा? 8 8 किलो kg। होगा। हाँ, तो बेटा ऐसे ही हमें ये निकालना है। देखो इस फॉर्मूला में हमारे पास क्या है? कार्बन। तो कार्बन का कितना हुआ? 12। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं? 3। बेटा एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 3। 3। फिर एक कार्बन और है, इस कार्बन का भी कितना होगा? 12। 12। 12। एक ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का कितना होगा? 16। दूसरे ऑक्सीजन का भी कितना होगा? 16। और हाइड्रोजन का कितना होगा? 1।
तो इसका टोटल मास निकालने के लिए हमें क्या करना है, इन सबको जमा करना है। देखो 12, 3, 12, 16, 16, 1, करो इन सबको जमा, देखो कितना आएगा, बताओ मुझे इन सबको जमा करके, प्लस करो। वेरी गुड हर्षाली, अब आपका बिल्कुल सही आया है बेटा आंसर, दैट इज 60। तो इसका मोलर मास कितना हो गया, 60 ग्राम, ठीक है, पर मोल। मोलर मास की यूनिट होती है 60 ग्राम पर मोल। ये क्लियर हुआ? यस मैम। आप दोनों को, ध्यानेश्वर आपका भी 60 आ गया, पूजा आपका, Yes, ma'am. ओके वेरी गुड। बेटा अब देखो, आप ये समझो कि एक एप्पल और एक डजन एप्पल, क्या इन दोनों का मतलब सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग। एक एप्पल मतलब कि एक सेब है, ठीक है, और एक डजन एप्पल मतलब कि 12 सेब है, यही हुआ ना मतलब बेटा? यस मैम। यस सिमिलरली बेटा अगर मैं लिखती हूँ एक मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो इसका मतलब हुआ कि एक H2O का मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैंने लिखा 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स का मतलब है बेटा 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? यस मैम। यस मैम। हाँ बेटा, तो बेटा जो एक मॉलिक्यूल होता है उसका वेट ज्यादा होगा कि एक मोल मॉलिक्यूल का वेट ज्यादा होगा? एक मोल मैम अगर मॉलिक्यूल हमें हाँ हर्षाली आप पूछो, क्या पूछ रहे हो? मैम अगर हमें मोल का एग्जाम्पल सॉल्व करना है तो इस फॉर्मूले के हेल्प से सॉल्व करना होगा क्या? किस फॉर्मूले की हेल्प से? ये मोल मोल फॉर्मूले। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल हमें उसकी हेल्प से करना होगा। अभी हम करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, अभी Okay, ये मैम। बताओ कि एक मॉलिक्यूल पानी का वेट ज्यादा होगा कि एक मोल मॉलिक्यूल के पानी का वेट ज्यादा होगा? एक मोल। एक मोल का ज्यादा होगा, है ना। एक मॉलिक्यूल जो बेटा है पानी का वो तो बहुत छोटा होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एक मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि आप उसे अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते हो। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिएगा, और वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप चाहिएगा, तब जाकर हमें दिखेगा। तो बेटा एक मोल जो मॉलिक्यूल है ना वाटर का, उसका भी मास होता तो 18 ही है, लेकिन 18 ग्राम नहीं होता, 18 यू होता है, 18 U. What is this U? This U is unified mass. यूनिफाइड मास मतलब बच्चा जो बहुत छोटा, बहुत 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 छोटा मास होता है ना, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम ये यूनिट यूज करते हैं U। तो अगर एक मॉलिक्यूल है तो उसका मतलब है 18 U, और एक मोल मॉलिक्यूल है तो इसका वेट होता है 18 ग्राम। क्या ये समझ में आया? यस मैम। अगर मैंने लिखा कि मेरे पास 16 U ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम है, क्योंकि 16 U तो एक एटम का वेट है, तो 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। लेकिन अगर मैंने लिखा मेरे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स है, इसका मतलब मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। समझ में आ रहा है बच्चे डिफरेंस? यस मैम। बाकी हर्षाली पूजा आपको समझ में आ रहा है? मैम Yes, फिर से ma'am. बताइए। अच्छा हर्षाली देखो बेटा, होता क्या है ना कि जैसे एक जो मोल होता है, एक जो एटम होता है, जो एक मॉलिक्यूल होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि उसे हम आंखों से देख भी नहीं सकते। उसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े माइक्रोस्कोप चाहिए, कुछ चाहिए। और इनका जो वेट होता है ना वो बहुत 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 कम होता है,
मतलब अगर मैं ग्राम में निकालूंगी, अभी मैं आपको देखो दिखाती हूँ, 1U इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻24 ग्राम की। ऐसे समझो आप कि ये इतना छोटा, एक यू का मतलब 10⁻⁻24 ग्राम का मतलब समझ रहे हो, 0.000। इतना कम वेट, देख पा रहे हो कितना छोटा है। बहुत छोटा नंबर हो गया ना बेटा, ये 0.001 ही कितना छोटा नंबर होता है, तो 0.0000000 ऐसे 16 ग्राम में तो बहुत ही छोटा नंबर हो गया। तो अब एक एटम का वेट अगर मुझे लिखना है कि इतना ग्राम है, तो ये लिखने में तो बहुत दिक्कत होगी। तो इस नंबर को हम कैसे लिख देते हैं, यू में लिख देते हैं। जैसे अगर एक ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है, अगर 1 ऑक्सीजन एटम है तो उसका वेट होता है 16U। लेकिन अगर 1 मोल ऑक्सीजन एटम है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम्स का मतलब हो गया बेटा 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स है, तो उसका वेट हो जाता है 16 ग्राम। क्लियर हुआ? अभी समझ में आया यस मैम। यस मैम। है ना बेटा? इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये एक एटम या एक मॉलिक्यूल के मास की बात करता है। और इस मास को बोलते हैं मोलर मास। क्या बोलते हैं इसे? मोलर मास। मोलर मास मोलर मास। ये एक मोल मास की बात करता है। क्या अभी ये बात क्लियर हुई? यस। हाँ, वेरी गुड। अब समझो बेटा, अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड 2-3 सवाल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स of carbon dioxide gas present in 88 grams of carbon dioxide gas। देखो हमें इसमें क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट इन 88 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं ना, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास। अब बेटा गिवन मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का? गिवन मतलब हमें कितना मास गिवन है, तो गिवन कितना है? 88 ग्राम। 88 ग्राम। वेरी गुड, वेरी गुड। और मोलर मास हमें निकालना है। मोलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का? फटाफट से यहाँ पे टोटल करो। कार्बन का कितना होता है, एक कार्बन का 12, 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। 16। ऑक्सीजन है 2, तो 2 इंटू में 16 हो जाएगा। बताओ कितना आएगा? 32। नहीं बेटा, कैलकुलेशन में हाँ देखो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का 16 हुआ ना, साथ में कार्बन भी तो है, तो पूरा टोटल करके बताओगे ना। पूजा समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ तो बताओ पूजा, कितना आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास? 44। मैम 44। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा 44 और 88 को डिवाइड करेंगे तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे अब हमारे पास? 2। 2। वेरी गुड। तो कितने मोल्स हो गए? 2 मोल्स। ठीक है, और 2 मोल्स का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2 मोल्स मतलब कितने मॉलिक्यूल्स? कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 2 मोल में, ये भी बताओ।
बेटा ट्राई करो, एक मोल में कितने होते हैं? एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं ना, तो 2 मोल में कितने होंगे बताओ? एक मोल में इतने हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे? मैम 1.2044। बेटा आप सही बोल रहे हो, आपने बस थोड़ी सी गलती करी, 1.2 नहीं होगा बेटा, 12.044 होगा इंटू 10⁻23। देखो कैसे करते हैं हम, जब हमें पता लगाना है कि कितना है, तो ये देखो 6.022 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 2 4, 2 2 4, 2 0 0, फिर 2 के साथ डेसिमल से मल्टीप्लाई करके डेसिमल यही लगा देते हैं, फिर 2 6 12, तो कितना आएगा? 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्या ये क्लियर हुआ? यस मैम। वेरी गुड, समझ में आया बेटा? यस मैम। ठीक, वेरी गुड। अब बेटा मोल का बहुत जगह यूज होता है। मोल का यूज हम लोगों ने मोलर मास के लिए करा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम केमिस्ट्री में बहुत जगह बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में बात करेंगे। अब बेटा ये समझो कि आपको याद है हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, एवोगैड्रोस लॉ। यस मैम। कोई बताएगा क्या पढ़ा था? एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है? देखो मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाती हूँ, तो शायद आपको याद आएगा। एवोगैड्रोस लॉ, देखो हमने ये लॉ पढ़ा था। ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ states that equal volume of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। याद आया? हमने ऐसा पढ़ा था। अब देखो बेटा, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एट एसटीपी, एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मैंने आपको क्या बताया था? टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस हो, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 273.15 केल्विन, और प्रेशर जब 1 बार हो, और वॉल्यूम 22.4 लीटर हो, तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 1 मोल। मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना? तो बेटा आप इसी चीज को यहाँ अप्लाई करते हैं। हम इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एट एसटीपी, बेटा एसटीपी का मतलब समझ में आ रहा है? एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है? 273.15 केल्विन, मींस 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना है? 1 बार। तो इस टेम्परेचर, इस प्रेशर पे 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका मतलब 22.4 लीटर में कितनी गैस आएगी? 1 मोल गैस आएगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे पास 44.8 लीटर गैस है, तो उसके अंदर कितने मोल्स ऑफ गैस होंगे एट एसटीपी? अगर 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, तो 44.8 लीटर में कितने मोल्स होंगे? 2 moles। 2 मोल्स, वेरी गुड। कैसे निकाला ध्यानेश्वर? बिल्कुल सही निकाला, 2 मोल्स होंगे। कैसे होंगे? आंसर 2 आया है, कैसे मुझे समझ रहा नहीं। अच्छा चलो ऐसे समझो बेटा, अगर 1 मोल गैस जो है
एट STP 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो 3 मोल गैस कितना ऑक्यूपाई करेगी ये बताओगे? अगर STP पर 1 मोल गैस 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करती है तो 3 मोल कितना ऑक्यूपाई करेगी? सोच के बताओ। 66. ठीक है, मोक्षदा, पूजा, हर्षाली, आप लोग पर बताओ कैसे निकालेंगे ये बताओ। ये समझ में आ रहा है? आंसर अभी चलो कैलकुलेट कर रहे हो, बट निकालोगे कैसे ये समझ में आ रहा है? नो मैम। बेटा अगर एक चिप्स का पैकेट, मानो एक चिप्स का पैकेट 20 रुपए का आता है, ठीक है, तो 3 चिप्स के पैकेट कितने रुपए के आएंगे? हर्षाली ऐसे बताओ, अगर एक चिप्स का पैकेट 20 रुपए यस का आता है मैम। तो 3 60 चिप्स के 60 कैसे निकाला आपने? मैम, प्लस करके। अच्छा, प्लस करके निकाला। अच्छा, अब अगर एक चिप्स का पैकेट 20 रुपए का आता है तो बताओ 12 चिप्स के पैकेट कितने रुपए के आएंगे? मोक्षदा, पूजा, आप भी बता सकते हो। 240. 240। पूजा कैसे निकाला? 12 into 20 20. मल्टीप्लाई, है ना हर्षाली? जब हमें कभी भी बेटा ऐसे निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, है ना? तो जैसे ही अगर 1 मोल की गैस 22.4 लीटर ले रहा है तो 3 मोल गैस कैसे कितना लेगा ये कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। क्या करेंगे? 22.4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ रहे हैं समझ? यस मैम। हाँ, तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 4 से 12, 3 को पॉइंट से मल्टीप्लाई करके पॉइंट, 3 2 जा 6 और 1 7 एंड 3 2 जा 6, तो कितना आएगा? 67.2 लीटर। क्लियर हुआ? यस Yes, मैम, ma'am. क्लियर हो गया। चलो अच्छा, अब इसी वाली एग्जांपल से बताना, एक चिप्स का पैकेट 20 रुपए का। अभी तक हम ये निकाल रहे थे कि इतने चिप्स के पैकेट कितने रुपए के होंगे। अब मेरा सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि अगर मेरे पास 140 रुपए तो मैं कितने चिप्स के पैकेट खरीद सकती हूँ? 7. 7। ओके, ज्ञानेश्वर, आपको क्या लगता है कितने खरीद सकती हूँ? हर्षाली? 7, ma'am. 7. 7। कैसे बेटा? हमने इसको क्या करा? 20 से डिवाइड कर दिया, है ना? तो बेटा ऐसे ही जब हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स में अगर तो हमें गिवन मास दे रखा है तो हम गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अगर हमें मास नहीं दे रखा एट एसटीपी, अगर एसटीपी कंडीशन दे रखी है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन दे रखी है, तो एट एसटीपी हम वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम से कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22.4 लीटर। ठीक है, और तीसरा बेटा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। क्या ये सभी को समझ में आ गया? ये तीनों फॉर्मूला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज आएंगे, इसलिए इनको अच्छे से लिख के रखो, अच्छे से याद करके रखो इनको। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। हाँ बेटा, इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 के सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम सिर्फ चैप्टर 1 के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ये समझ में आ गया? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक,
बेटा चैप्टर 1 में एक टॉपिक और मैं आप लोगों को करा देती हूँ, वो बुक में टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एवरेज एटॉमिक मास। टॉपिक का नाम क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। बेटा होता क्या है एवरेज एटॉमिक मास, ये समझ। मैंने अभी अभी आपको लिखवाया कि कार्बन का 12 है, या ऑक्सीजन का 16 है, या हाइड्रोजन का 1 है। तो बेटा होता क्या है, ये जो मास है, अब ये तो हमारे पास नंबर ऐसे आ रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें लिखा हुआ है क्लोरीन का 35.5 है। अब ये पॉइंट में मास कैसे आ रहा है? किसी किसी चीज का जब हम मास देखते हैं ना, तो वो ऐसे नंबर्स में नहीं हो, डेसिमल में हो। ऐसा क्यों होता है बच्चे? क्योंकि आप लोगों, जैसे अगर हम कभी कभी कार्बन देखते हैं ना बेटा एटमॉस्फेयर में, मान लो मैंने कार्बन निकाला, तो कार्बन के जब मुझे बहुत सारे एटम मिलते हैं ना, तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि कार्बन के सभी एटम का वेट 12 हो। क्या होता है, कार्बन के किसी एटम का वेट 12 होता है, किसी एटम का वेट 14 होता है, किसी एटम का वेट 16 होता है। या जैसे मैंने ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन के किसी एटम का वेट 16 होता है, किसी एटम का वेट 14 होता है। या जैसे क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन के किसी एटम का वेट 35 होता है, किसी एटम का वेट 37 होता है। इन्हें हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स। ये जैसे हाइड्रोजन है, तो किसी हाइड्रोजन का वेट 1 होता है, किसी हाइड्रोजन का वेट 2 होता है, किसी हाइड्रोजन का वेट 3 होता है। तो इन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स, या क्लोरीन के आइसोटॉप्स, या ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स। समझ में आ रहा है आइसोटॉप्स क्या हुआ? आइसोटॉप्स मतलब कि एलिमेंट सेम है, लेकिन उसी एलिमेंट का एटॉमिक मास डिफरेंट है। ठीक है, एलिमेंट्स यस मैम। that have same atomic number बट डिफरेंट एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर पता है ना बेटा, आप लोगों ने याद करे हुए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 10th में सुने थे ये। देखो, हर एक एटम में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो तीनों कार्बन के अंदर होंगे 6 प्रोटॉन ही, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इसीलिए तीनों है कार्बन ही, लेकिन तीनों कार्बन का मास अलग अलग है। तो ऐसे कार्बन को जो तीनों कार्बन ही है बट तीनों का मास अलग अलग है, इनको हम बोलेंगे आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। ऐसे ही इसको बोलेंगे आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। ये समझ में आया? यस मैम। अब बेटा जब हमें मास लेना है, तो जब हम मास लेंगे तो कंफ्यूजन हो जाती है कि मास 12 ले, 14 ले या 16 ले, यहाँ पर 16 ले या 14 ले। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकालते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं बेटा, ये देखिए, ये आपकी बुक है, आपकी बुक से ही मैं रेफर करती हूँ। एवरेज एटॉमिक मास। बेटा एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम क्या करते हैं, मान लो मेरे पास परसेंटेज कि कार्बन के ये 3 आइसोटॉप है, एक 12 वेट वाला है, एक 13 वेट वाला है, एक 14 वेट वाला है। ठीक है, इसका वेट 12 है, इसका वेट 13 है, इसका वेट 14 है। अब हम देखते हैं ये हमें एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट मिलता है। अब 98.89% तो हमें ये वाला कार्बन मिलता है, 13% हमें 1.108% हमें ये वाला कार्बन मिलता है, और 0.002% हमें ये वाला कार्बन मिलता है। मतलब तीनों अलग अलग कार्बन हमें अलग अलग परसेंटेज में मिलते हैं। तो ऐसे में हम एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं ना, बहुत सिंपल है, बड़ा ध्यान से समझेंगे हम कैसे निकालते हैं। मान लो एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमें 16 वाला मिल रहा है और 14 वाला मिल रहा है। ठीक है, मानो ये 98% है और मान लेते हैं ये 2%। तो बेटा कैसे निकालेंगे इसको, इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 इंटू में 98 प्लस इसको इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू में 2, और डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से। उनकी परसेंटेज है ना
तो डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास। समझ में आया कैसे निकालते हैं? जो आइसोटॉप का मास है और जो उसकी परसेंटेज है उसे आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो। अगर कोई और आइसोटॉप है तो उसको भी उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो और प्लस करके 100 से डिवाइड। आया समझ? यस मैम। देखो एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा आपको। ये देखो, इन्होंने दिया कि नियॉन है, नियॉन के 3 आइसोटॉप है, एक नियॉन 20 वाला है, एक नियॉन 21 वाला है, एक नियॉन 22 वाला है। अब नियॉन 20 का एटॉमिक मास है 19.9, 21 का मास है 20.99 और 22 का मास है 21.99। तो अब वो कहता है एवरेज एटॉमिक मास निकालो। तो 20 को मल्टीप्लाई कर दो 19.99 से, 21 को मल्टीप्लाई कर दो 20 से और 22 को मल्टीप्लाई कर दो इससे। मतलब जितनी इसकी परसेंटेज आई है उस परसेंटेज को इससे मल्टीप्लाई कर दो। जो इसका परसेंटेज है उस परसेंटेज को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो एक बार ये क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। बुक में थोड़ा सा मुश्किल मेथड दे रखा है, हम इसको थोड़े से आसान तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे बुक में क्या दे रखा है ना, बुक में इसका एग्जैक्ट दे रखा है कि जिसको हमने 20 माना है ना, एक्चुअली में वो जो 20 है वो 20 19.99 है या वो 21 20.99 है। लेकिन हम अंदाजन भी लेके चल सकते हैं, हमें बिल्कुल इतना एक्यूरेट लेने की जरूरत नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं ये समझो एक से। हमारे पास 3 नियॉन है, 20 नियॉन है, 21 नियॉन है और 22 नियॉन है। ठीक है, हमें सिर्फ तीनों की परसेंटेज नोट करनी है, हमें ये एग्जैक्ट नोट करने की जरूरत नहीं है। वो ये है 90.92%, ये है 0.26% और देखो ये कितना है 8.82%। तो अगर कभी भी एग्जाम में आता है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालो, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए बेटा क्या करना है, 20 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है आपको? 21 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो और 22 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करो। तो मतलब कि 20 मल्टीप्लाई बाय 90.92 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 0.26 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 8.82 और तीनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करके डिवाइड किससे कर देना है, 100 से। 100 से। वेरी गुड हर्षदी, समझ में आया? चलो करें इसको मल्टीप्लाई। अब 90.92 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 0 2 2 जा 4 2 9 जा 18 2 9 जा 18, 2 से पहले पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ गया 1818.40। अब 21 को 0.26 से मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको बेटा मल्टीप्लाई करना भी बता रही हूँ ताकि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो कि कैसे मल्टीप्लाई करा। 1 से करूंगी तो 0.26 मल्टीप्लाई 2 6 जा 12 1 2 2 जा 4 और 2 0 जा 0 प्लस 1 तो 52 आ जाएगा ये। ठीक है, चलो
6 4 5। अब बेटा 2 से पहले पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5.46। ठीक है, प्लस। अब 8.82 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। देखो, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 1 17। दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा। चलो, 4 6 4 10, 7 7 14। 2 से पहले पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 194.04। बेटा आया ये सभी का? सभी को समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कि मैम क्या कर रही है ये? नहीं मैम, समझ में आ रहा है। ज्ञानेश्वर, पूजा, आपको? Yes, ma'am. या दोबारा समझाऊं? अब बेटा देखो, तीनों को प्लस करना है। मैं इसीलिए आपको साथ साथ मैथ्स भी करके दिखा रही हूँ, ताकि ऐसा ना लगे कि मैम ये तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन है। नहीं होती, आसानी से करोगे, धीरे धीरे करोगे, हो जाएगा। चलो प्लस करते हैं। 6 और 4 10 का 0, पर 1 9, 5 और 4 9, 9 और 8 17 का 7, असल में आया 1, 10 और 1 11, असल में आया 1, 8 और 1 9 और 1 10, और एक आ गया 2। तो बेटा कितना आया? 2017.90 अपॉन में 100। जब अपॉन में 100 होता है ना बेटा, तो जो डेसिमल होता है उसे उल्टे हाथ की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20.1790 यू। ये हमारे पास क्या हो गया? आंसर। सब में सभी को समझ में आया कैसे करा है? Yes, ma'am. वेरी गुड। इस तरीके से हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो यस मैम। 20.17, यहाँ पे भी यही आंसर आ रहा है ना, 20.17। तो हमें ऐसे कर लेना है। क्लियर हो गया? यस मैम। वेरी गुड। चलो बेटा देखो, हमने इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट की बात करी है। उसी में से एक साइंटिस्ट है डेल्टन। बेटा क्या हुआ ना, एटम के बारे में बहुत टाइम से बातें होती थी। मतलब सच बताऊं तो हमारे भारत के एक ऋषि थे, महर्षि कन्नड़। उन्होंने तो एटम की बात बहुत पहले कर दी थी। उन्होंने बोला था हाँ अणु होता है, उन्होंने हमें अणु का कंसेप्ट दिया। लेकिन उन ऋषि ने तो एक जनरल बात करी थी, उन्होंने कहीं पर भी साइंस में थ्योरी नहीं लिखी। लेकिन डेल्टन एक ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने सबसे पहले एटम के बारे में बात करी, और उन्होंने उस एटम के लिए एक थ्योरी दे दी। उस थ्योरी का नाम क्या है? डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डेल्टन, बेटा जॉन डेल्टन, उन्होंने 1808 के अंदर एक बड़ी फेमस थ्योरी दी, जिसके बारे में उन्होंने सबसे पहले हमें एटम के बारे में बताया। क्या क्या बातें बताई ये देखो। उन्होंने हमें बोला कि मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कि कोई भी जो मैटर है वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम होता है एटम। ठीक है, और इनडिविजिबल मतलब उन पार्टिकल्स को तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा एक बात बताओ, आजकल के टाइम के हिसाब से ये बात सही है कि गलत है? क्या एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, या एटम के अंदर भी कुछ और होता है? क्या एटम में भी कुछ होता है कि नहीं होता है? होता है मैम। क्या होता है एटम में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब होते हैं ना एटम में। तो यस उस मैम। टाइम पे लेकिन जॉन डेल्टन को नहीं पता था, तो उन्होंने तो बोला एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी बात बोली कि ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास, एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास। उन्होंने बोला कि एक एलिमेंट के जितने एटम होंगे उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, मास भी सेम होगा। जैसे कार्बन के एटम में तो कार्बन के सभी एटम्स की सेम प्रॉपर्टीज होंगी, सेम मास होगा, और अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग मास होगा। अब बताओ ये बात सच है कि झूठ है? आजकल के टाइम के हिसाब से, आज के टाइम पे जो हमें नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग।
बेटा अभी हमने पढ़ा ना आइसोटॉप, कार्बन में हमने देखा था ना अलग अलग मास है, तो इसका मतलब आजकल के टाइम में ये वाली बात भी थोड़ी गलत प्रूव हो गई। बट डेल्टन ने हमें बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने हमें बताया कंपाउंड्स कब बनते हैं, जब अलग अलग एलिमेंट्स के एटम फिक्स रेशियो में मिलते हैं। ये हमने पढ़ा था ना कि जैसे H2O कब मिलेगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में मिलेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा, जब कार्बन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो में बनेंगे। समझ में आया? Yes, ma'am. यस। और उन्होंने अपनी थ्योरी दी कि जो केमिकल रिएक्शन है उसमें से एटम्स रीऑर्गेनाइज होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्या ये बात सही है कि एटम्स ना तो क्रिएट हो सकते ना डिस्ट्रॉय हो सकते? ये सही बात है, हमने भी पढ़ा है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. वेरी गुड बेटा। ये देखो हमारा चैप्टर नंबर 1 हो गया है। अब आप लोग देखो, मैंने आप लोगों के ग्रुप में ये बुक शेयर करी थी है, आप लोग इस बुक के क्वेश्चंस जरूर ट्राई करो, और अगर जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे बताओ। आप सबको क्या करना है, अपनी अपनी नोटबुक में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, और मैं आप लोगों को एक लिंक दूंगी, उस लिंक पर आप अपनी उसकी फोटो क्लिक करके उस लिंक पर डाल दोगे। क्या लिंक पे डाल सकते हैं फोटो क्लिक करके? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। तो बेटा इस एक्सरसाइज की आपको कॉपी में सॉल्व करना है, और उसके बाद लिंक पर फोटो डालनी है। मैं वो फोटो से आपके आंसर्स चेक करूंगी, जहां पे भी आपको डाउट होगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके मैम। और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर के डाउट्स लेने के लिए, ठीक है? देन दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। Bye. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाय बच्चे। नो मैम, नो डाउट। ओके ओके बच्चे।